नमस्कार। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का 14वां लेसन जल। इस लेसन के में हम ये जान पाएंगे जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, हम लगभग किस प्रकार जल का उपयोग करते हैं और इस जल को कहाँ से प्राप्त करते हैं। जल है विलुप्त होने की प्रकृति क्या है, पौधों द्वारा जल की क्षति कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं और पुनः महासागरों की ओर जल कैसे प्राप्त होता है। भारी बरसात हो जाए तो क्या होगा, लंबे समय तक बरसात न हो तो क्या होगा और हम पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। इन सब बातों का अध्ययन हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। देखिए, हम सब है वो दैनिक कार्यों के अंदर पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में और अनेक प्रकार से अनेक दिन भर के कार्यों के अंदर जल का इस्तेमाल करते हैं। अब जितना बड़ा परिवार होता है उसके अनुसार ही जल को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन हम ये देखें कि केवल हम दैनिक क्रियाकलाप के अंदर ही पानी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत से क्रियाकलाप हैं, जैसे जो अपन पौधे लगाते हैं, उन पौधे लगाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। उद्योगों के अंदर वस्तुएं को निर्माण करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है और अन्य बहुत से कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पानी की आवश्यकता है वो लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हम जल का उपयोग केवल दैनिक वस्तुओं के लिए करें ऐसा नहीं है, बहुत से कार्यों के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह आती है कि जल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये जल है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, हम जिस जल को प्राप्त करते हैं वो पानी हमें नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं, हैंडपंप आदि से मिलता है और यहाँ से टोंटी के द्वारा उसकी सप्लाई हमारे घरों तक प्राप्त होती है। ठीक है, यानी टोंटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वो जल भी किसी झील, नदी, कुएं, तालाब आदि से आता है और पाइपों के नेटवर्क के द्वारा वो हम तक पहुँचाया जाता है। इस प्रकार कमोबेश हमारे सब के जो पानी प्राप्त करने के स्रोत हैं वो लगभग तालाब, झील, नदी, कुएं आदि हैं। ठीक है, तो हमें जल कहाँ से प्राप्त होगा, टुंटी के माध्यम से हमारे घरों तक जल पहुँचता है और वो जल हमारे पास तालाबों, नदियों, झीलों, कुओं आदि से आता है। अब बात ये उठती है कि कोई क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहाँ टुंटी के द्वारा जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उन लोगों को दूर दूर तक जाकर पानी लाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात ये होती है कि जब हमारे पास तालाबों, नदियों, झीलों, कुओं से पानी आता है तो तालाब, नदी, झीलों और कुओं को भरने के लिए पानी कहाँ से आता है। देखिए, हम जानते हैं कि ये धरती है, इस धरती का लगभग 2/3 भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो अधिकांश पानी है वो समुद्रों और महासागरों के अंदर है और समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत सारे लवण घुले होते हैं। लवण घुले होने के कारण ये जल क्या होता है, खारा होता है। इसलिए खारा जल है वो पीने के लिए उपयोगी नहीं है। इसके अलावा घरेलू कार्यों के लिए, खेती के लिए, उद्योगों के लिए ये काम के लायक जल नहीं है। तो इस प्रकार पानी बहुत है, लेकिन ये पानी हमारी दैनिक आवश्यकता, घरेलू कृषि आवश्यकता, उद्योग आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। तो इसी आवश्यकता पूरी नहीं करने के आधार पर S.T. कोलरिज ने 1798 में एक कविता लिखी थी, राइम ऑफ द एंशिएंट मेराइनर। तो एक पानी के अंदर भटके जहाज के नाविक ने एक गाथा लिखी है कि हर जगह जल ही जल, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यानी वो जहाज लिए पानी में भटक रहा है, चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन पीने के लिए उसके पास पानी नहीं है, क्योंकि महासागर का जो जल है वो क्या होता है, वो खारा होता है। लेकिन यही महासागरों का जल क्या करता है, नदी, नाले, तालाब, झील, कुओं आदि को भरता है। अब बात यह उठती है कि ये पानी नदी, नाले, तालाब, झील, कुएं आदि तक पहुंचता कैसे। तो देखिए, इसके लिए जो उपयोगी है वो है जल चक्कर। यानी जल चक्कर के माध्यम से जल है वो जल के स्रोतों तक, नदी, नाले, तालाब, झील, बावड़ी, कुओं आदि तक पहुंचता है। और ये जल चक्कर
कैसे कार्य करता है। देखिए, इस जल चक्र को जानने के लिए हमें दो शब्दों पर देखिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये दो शब्द हैं कौन से? देखो, एक तो शब्द है वाष्पन और दूसरा शब्द है संघनन। ठीक है, वाष्पन और संघनन। देखिए, जल है उसका वाष्प में बदलना तो कहलाता है वाष्पन या वाष्पीकरण। इसी प्रकार उसी जलवाष्प का जल में वापस बदलना कहलाता है संघनन। और यही दो क्रियाएं हैं जो जल चक्र के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब देखिए होता क्या है, हम जानते हैं कि फर्श पर फैला हुआ जल कुछ समय पश्चात विलुप्त हो जाता है। ठीक है, सड़कों पर फैला हुआ जल कुछ समय बाद विलुप्त हो जाता है। हम गीले कपड़े सुखाते हैं, उनका जल भी विलुप्त हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। तो इन सब क्रियाकलाप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, यानी जल है वो उष्मा को प्राप्त करके गर्म होता है और गर्म होता है तो उस जल का क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है और ये जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिए कि जल जब उष्मा प्राप्त करके जलवाष्प में बदलता है या भाप में बदलता है तो ये लवणों को अपने साथ नहीं ले जाता। इस प्रकार केवल जलवाष्प है, उसमें जल की भाप होती है और ये जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है। किसका भाग बन जाती है? वायु का ये एक भाग बन जाती है। ठीक है, अब इस भाग को हम प्राय देख नहीं सकते, लेकिन वायु के साथ साथ ये ऊपर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल है उसको गर्म करके गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है। तो सूर्य के प्रकाश से ऐसा ही होता है और वो वाष्प में बदलती है। ठीक है, खेतों, सड़कों, छतों, अन्य ज़मीनी क्षेत्रों से इसी प्रकार जल है वो जलवाष्प बनकर लगातार उठता रहता है। क्या बनकर? जलवाष्प बनकर उठता रहता है। ठीक है, अब महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, यानी हम कह रहे हैं कि भाई जल उठता है तो जल वाष्प बनकर उठ जाता है, लेकिन वो लवणों को अपने साथ वहन नहीं करता या उनको नहीं ले जाता। तो गहरे गड्ढों में जो खारा जल छूट जाता है वाष्पन के बाद वो नमक के ढेर में बदल जाता है। इस प्रकार वाष्पन के लिए उष्मा जब जल को मिलती है तो वाष्पीकरण हो जाता है और बचा हुआ भाग नमक के अंदर रूपांतरित हो जाता है। तो ये तो हुआ कि जल है वो किस प्रकार विलुप्त हुआ, यानी वाष्प बनकर वो विलुप्त हुआ। अब बात ये भी आती है कि उसका वाष्प हुआ कैसे, वाष्पीकरण वो बना कैसे। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि दिन के समय वो क्या है कि सूर्य की किरणें लगातार महासागरों, नदियों, झीलों, तालाब आदि से भरे हुए जल पर पड़ती है। इसी प्रकार खेत है, अन्य भूमि क्षेत्र है, वो भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। तो सूर्य की किरणों के ग्रहण करने के कारण इन सभी का जल है वो निरंतर जल वाष्प में बदलता रहता है, लेकिन जल में घुले हुए ये लवण शेष रह जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम ये कहें कि खुले क्षेत्र यदि धूप में हो तो ही इनका वाष्पीकरण होता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि धूप में जो चीज़ है वो धूप के द्वारा उष्मा प्राप्त कर लेती है, लेकिन धूप के पास या आसपास की जो वायु है वो भी क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके गर्म हो जाती है और यही गर्म वायु आसपास के वायु को भी गर्म कर देती है और ये गर्म वायु छाया वाले स्थान में रखे हुए पात्रों से भी जल को वाष्पित करती रहती है। लेकिन यह वाष्पन की क्रिया बहुत धीमी होती है जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन वाष्पन की क्रिया लगातार चलती रहती है। इसीलिए धीमी प्रक्रिया होने के कारण क्या है कि एक बाल्टी वो जल से भरी है तो उसमें कम होने वाले जल को हम देख नहीं पाते, लेकिन सूर्य के प्रकाश में कोई पात्र रखा है तो उससे लगातार वाष्पन होता रहता है। इसी प्रकार हम किसी जल को बर्नर पर गर्म करें तो वाष्पन और भी तेजी से होता रहता है। इस प्रकार उष्मा को प्राप्त करके वाष्पीकरण की क्रिया लगातार चलती रहती है, चाहे वो छाया वाले स्थान से हो चाहे वो धूप वाले स्थान से हो। तो जमीन से या सागरों से, भूमि से लगातार पात्रों से जल निकलता रहता है।
अब बात आती है क्या पौधे भी जल की क्षति करते हैं? देखिए बिल्कुल, हम पौधों को लगाने के लिए लगातार है वो जल देते रहते हैं। अलग अलग पौधों को देखो, अलग अलग जल की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं? जल की आवश्यकता। कहने का मतलब है कि पौधों को भी अपनी वृद्धि के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और इसमें से कुछ मात्रा तो वो क्या करते हैं? सुरक्षित रख लेते हैं, और पौधे शेष जल है उसको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, पौधा है तो पौधे की जो पत्तियां हैं उनसे लगातार जल है वो जल कणों के रूप में या वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है, और पौधों में ये वाष्पीकरण की क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे क्या पौधों के द्वारा भी पानी वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। तो वायु में जल है वाष्पन तथा संघनन के क्रिया के द्वारा प्रवेश करता है। तो हमने यहाँ अब ये देखा कि किस प्रकार है वो वाष्पन के द्वारा वायु में पानी आ रहा है, जल वाष्प आ रही है। अब आगे हम देखिए संघनन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जल चक्कर के लिए हमने बात की थी कि दो बातें महत्वपूर्ण है, वाष्पन और संघनन। ठीक है, तो अब हम संघनन के माध्यम से देखेंगे पानी के साथ किस प्रकार की क्रिया होती है। तो विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जो जल वाष्पित होता है वो वाष्पित जल अब संघनन भी करता है। जैसे हम ग्लास को या ठंडी बोतल को, ठीक है, फ्रिज से निकाल कर बाहर रखें तो उसके बाहर छोटी छोटी जल कणिकाएँ इकट्ठी हो जाती है, जल इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्रिया है संघनन। यानी जलवाष्प का जल की बूंदों में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। क्या होगा? यानी जलवाष्प का जल की बूंदों में बदलना कहलाता है संघनन। ठीक है, तो जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर वापस लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन प्रक्रिया। अब देखिए संघनन होता कैसे। देखिए जलवाष्प जो भूमि से उठती है, महासागरों से उठती है या किसी पात्र से उठती है, इसी प्रकार वो क्या होती है? पौधों के अंदर से भी पत्तियों के माध्यम से निकलती है। ये संपूर्ण वाष्पन हल्की होती हैं और वायु के माध्यम से ऊपर उठती चली जाती है, हवा इसको ऊपर लेती जाती रहती है। जैसे जैसे देखिए हम धरती के ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे वायुमंडल में तापमान भी क्या होता है? कम होता जाता है, और ये वायु भी जब जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है तो तापमान की कमी के कारण ये वायु ठंडी होती जाती है, और जब यही वायु पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो इतनी ठंडी हो जाती है कि अब जल वाष्प है वो संघनित होने लगती है, और छोटी छोटी जल की बूंदों में ये जल वाष्प बदल जाती है। तो जलवाष्प का छोटी छोटी जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, और छोटी छोटी जल की बूंदें जल की कणिकाएँ कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जलवाष्प किस में बदल गई? जल कणिकाओं में, और यही जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती है वो हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई थी उसके द्वारा अब संघनन हुआ, ऊपर जाने पर संघनन हुआ। संघनन से क्या बना? वाष्प के संघनन से बादल बने, वो उतरते रहते हैं, इधर जो चलते दिखाई देते हैं। अब ये जल कणिकाएँ आपस में मिलकर बड़े आकार में बदल जाती हैं। अब जल की ये बूंदें जब इतनी बड़ी और भारी हो जाती हैं कि वो हवा के द्वारा नहीं रुक पाती, तो वो नीचे धरती की ओर गिरने लगती है, और नीचे गिरती हुई ये जल कणें क्या कहलाती है? ये बरसात कहलाती है। इस प्रकार संघनन के माध्यम से जलवाष्प जल बूंदों या जल कणिकाओं में बदलती हैं। ये कणिकाएँ जब भारी हो जाती हैं तो नीचे आ जाती हैं, इन बूंदों को हम बरसात कहते हैं। और बरसात है वो कई विशेष परिस्थितियों के अंदर ओलों में या हिम यानी बर्फ़ के रूप में भी हो जाती है। क्यों? कि ऊपर जब उनको ठंड ज़्यादा मिल जाती है तो वो ओले या बर्फ़ में भी बदल जाती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, जिससे बादल बनते हैं, और बादलों में
ठंडक प्राप्त करके वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में या बर्फ़ के रूप में यही पानी वापस धरती पर आ जाता है। इस प्रकार जल का ये चक्र चलता रहता है, धरती पर आता है। अब देखिए जल महासागरों की ओर पुनः किस प्रकार प्रवाहित होता है। देखिए हम जानते हैं कि अधिकांश जो महासागर है या यूँ कहें कि पृथ्वी के जो भाग हैं वो भाग महासागरों के तल से काफ़ी ऊंचे हैं। तो बरसात का जल या बर्फ़ के रूप में गिरा हुआ जल या ओलों के रूप में गिरा हुआ जल अधिकांश जो भूमि पर गिरता है वो अंततः महासागरों में ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि महासागरों का तल नीचा है, पृथ्वी के तल ऊंचे हैं। ठीक है, और ये विभिन्न तरीक़ों से होता है। जैसे पर्वतों पर ऊंचाई ज़्यादा है जहाँ वहाँ अधिकांश बर्फ़ गिरती है, वो बर्फ़ क्या होती है वापस पिघलकर पानी बन जाती है और ये पानी पहाड़ों से झरनों, नदियों के रूप लेता है और नीचे आ जाता है। कुछ जल जो बरसात के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों, झरनों के रूप में बह जाता है और अधिकांश जो नदियां हैं वो भूमि पर लंबी लंबी दूरी पर चलती हैं और तय करती हैं और अंततः वो जाके किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। और कुछ नदियों का जल तो झीलों में भी बह जाता है। इस प्रकार वो आगे बढ़ता है। अब बरसात का जल झीलों, तालाबों को भर देता है। बरसात के जल का कुछ भाग भूमि भी सोख लेती है और मृदा में विलुप्त हुआ सा वो लगता है। यानी भूमि है वो कुछ भाग बरसात के पानी का सोखती है और हमें लगता है वो भूमि से विलुप्त हो गया। इस जल का कुछ भाग तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वापस कहाँ चला गया? वायु में चला जाता है। ठीक है, शेष जल धीरे धीरे भूमि में नीचे रिश्ता रहता है। अब जो नीचे भूमि के अंदर जो जल रिश्ता रहता है वही जल क्या कहलाता है? भौम जल कहलाता है। यानी इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं के भरने का काम है वो भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ जिलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हेडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से हमें प्राप्त होता है। भौम जल यानी भूमि के गहराई में जो जल स्थित है वो। जिन क्षेत्रों में अधिक हेडपंप या नलकूप बन गए हैं वहाँ पर भौम जल है वो प्राप्त करने के लिए गहरी खुदाइयाँ करनी पड़ रही है और अति उपयोग के कारण भूमि का जल है वो क्षति होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है। देखिए जहाँ पेड़ पौधे कम है वहाँ बरसात का पानी शीघ्र बह जाता है। इसी प्रकार जहाँ की ज़मीन ज़्यादा कंक्रीट से ढकी है, पक्की ज़मीन है, वहाँ भी जल का रिसाव है वो बहुत कम होता है और ये जो पानी है वो भौम जल की उपलब्धता को प्रभावित करता है। क्योंकि बरसात का बहता हुआ जल है वो अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को बहाकर ले जाता है तो वो भी अलग हो जाता है। यानी भूमि की सतह पर बरसात, ओले या बर्फ़ के रूप में जो जल आता है, ठीक है, तो वो महासागरों में वापस पहुंचा है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वापस कहाँ पहुंचा? वायु में पहुंचा है। वर्षा, ओलों और हिम के रूप में वो वापस आता है। इस प्रकार क्या है, महासागरों तक ये जल आना यानी महासागरों से ही जाना या जल के स्रोतों से जाना और वापस आना ये जल चक्र कहलाता है। इस प्रकार का चक्रण क्या कहलाएगा? जल चक्र कहलाएगा। यानी पृथ्वी सतह से जलवाष्प के रूप में जल उठा है, उसके संघनन के द्वारा बादल बने हैं, बरसात पानी या ओले हिम के रूप में वापस आया और इन सभी चक्र के माध्यम से सभी स्रोतों को वापस भर रहा है, ये जल चक्र कहलाता है। और ये जल चक्र समुद्र और भूमि के बीच लगातार बना रहता है, लगातार चलता रहता है और इसी के कारण भूमि पर जल की आपूर्ति बनी रहती है। अब बात है कि बरसात ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। देखो हमारे देश में मानसून है वो बरसात होती है और मानसून के मौसम में जो बरसात होती है इसमें गर्मी से भी राहत मिल जाती है और फसल भी लगाई जाती है। ठीक है, और मानसून पर ही हमारी फसल निर्भर करती है। लेकिन इसी मानसून के कारण यदि बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अब वो समस्याएं देखिए किस प्रकार की है। देखो यदि हमारे पास जब जल ज़्यादा आ जाता है या बरसात ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो बाढ़ जैसी समस्या पैदा कर देती है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे जल स्रोतों का जो जल है वो स्तर बढ़ जाता है
और ऐसा होने पर वो बड़े पैमाने पर फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है और ये खेतों, वनों, गांवों, शहरों को जलमग्न कर देता है, इनको डुबो देता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा, मानव जीवन की अपार क्षति है वो लगातार देखो होती भी रहती है। ठीक है। और बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव है वो भी जल के साथ क्या होते हैं, बह जाते हैं और वो दब जाते हैं। और जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जल में रहने वाले जीव थल भाग में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती रहती है। इस प्रकार बाढ़ या बरसात ज़्यादा होने से हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं यदि इसके विपरीत हो, यानी काफ़ी लंबे समय तक बरसात न हो तो क्या होगा। देखिए, बरसात ज़्यादा होने से जहाँ क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही। वहीं 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक यदि बरसात न आए, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार पानी निकलता रहे तो क्या होगा, क्योंकि ये वर्षा द्वारा वापस आ नहीं गया, यानी वाष्पन द्वारा पानी भूमि से जात हो रहा है लेकिन वर्षा द्वारा वापस नहीं आ रहा, इसलिए मृदा सूख जाएगी। उस क्षेत्र के तालाब, कुएं हैं, उनका जल स्तर गिर जाएगा, कुछ सूख भी जाएंगे और भूमि का जल यानी भौम जल है उसकी भी कमी हो जाएगी और इससे उस क्षेत्र में सूखा पड़ जाएगा। और सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य हो जाएगा, तो हमें अनेक तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं या जल कैसे कम हुआ। ये जल कम हुआ है तभी तो उसका संरक्षण करना पड़ेगा। ठीक है। देखो, पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उसका केवल एक छोटा सा भाग ही है वो पौधे, जंतु, मनुष्य के लिए उपयोगी होता है और अधिकांश जो जल है वो कहाँ है, वो महासागरों में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं बार बार कि वो काम में नहीं लाया जा रहा। और भौम जल है वो लगातार गिरता जा रहा है। ठीक है। तब भौम जल का और अधिक उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, यानी भौम जल इसी प्रकार गिरता रहा तो भौम जल का और अधिक हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा देखिए समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए जो उपलब्ध जल की मात्रा है वो अत्यंत सीमित है और अति उपयोग करने के कारण वो लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। यानी उपयोगी जल की मात्रा लगातार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है और जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका एक मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से जल का उपयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए देखो लंबी लंबी कतारें दिखने लगी हैं। ठीक है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए, उद्योगों के लिए भी जल की अधिकाधिक मात्रा है वो काम में ली जाने लगी है और इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। अब इसलिए ज़रूरी है कि हम इस जल को बचाएं, इसका विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें ताकि जल व्यर्थ न जाए। तो हम ये काम किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए, बरसात के जल का संग्रहण। ठीक है। बरसात के जल को संग्रहण करके हम इसको कुछ बता सकते हैं। बरसात के जल को एकत्रित करना, उनका भंडारण करके बाद में उसे इस्तेमाल करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। ठीक है। यानी जल की मात्रा बढ़ाने का उपाय क्या बताया गया है कि जल को एकत्रित करो और उसका भंडारण करो, बाद में प्रयोग करो। ठीक है। जल की उपलब्धता में यह वृद्धि करेगा। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं और इस संग्रहण का मूल मंत्र है कि जहाँ बूंद गिरे या जल गिरे वहीं उसको एकत्रित किया जाए। ठीक है। देखिए, पानी जहाँ गिरता है वो अधिकांश पथरीला क्षेत्र है, सड़क का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र क्या है, या वो सड़क की नालियों के पास बह रहा है तो ये जल है वो कुछ भाग तो जल के स्रोतों तक पहुँच पाता है। ठीक है। जो दूर हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जल है जो इस प्रकार बह रहा है वो चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया, अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें बहुत बड़े प्रयास करने की आवश्यकता होती है। यानी जो सड़कों पर बह गया पानी, नालियों में बह गया पानी या पक्के फर्शों पर गया पानी, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल पक्का हो चुका है, ये हमारे पास वापस नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे पानी को भी हम प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे हम कर क्या सकते हैं। देखो, बरसात जल को संग्रह करने की 2 तकनीकों को यहाँ बताया गया है। एक है जल
छत के ऊपर जल इकट्ठा किया जाए। ठीक है, अब ये इकट्ठा करने का देखिए तरीका अपने को क्या दिया गया, चित्र में अपने को दिखाया गया है। ठीक है, यानी भवनों की छत पर इकट्ठे किए गए बरसात के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। यानी बरसात का पानी जो छत पर इकट्ठा किया गया है उसको भंडारण टैंक में पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले हमें निस्संदित करना पड़ेगा, या यूँ कहने हैं कि पानी को साफ करना पड़ेगा। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा कहाँ डाल दिया जाए, ज़मीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सके, जहाँ से यह मिट्टी में रिसाव के द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। यानी इसको कहाँ डाल दिया जाए, ज़मीन में बने किसी गड्ढे में डाल दिया जाए तो भूमि के अंदर जाके जल की भौम जल की पूर्ति कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि सड़क के किनारे बनी नाली है, उस नाली के द्वारा एकत्रित बरसात का जल भी भूमि में नीचे पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाए। ठीक है, इस प्रकार हम पानी का यहाँ क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ठीक है, चलते चलते हम देख लेते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी एक नज़र देख लेते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वाष्पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पन। दूसरा, जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। तीसरा, एक वर्ष या इससे अधिक समय तक बरसात न हो तो उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। चौथा, अत्यधिक बरसात से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। यानी लंबे समय तक बरसात न हो तो सूखा पड़ता है और वहीं ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब नीचे लिखे दूसरे प्रश्न में है कि नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य का ये बताइए कि वो वाष्पन है या संघनन है। तो इसके अंदर देखिए पहला प्रश्न है कि ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना। तो देखिए जल की बूंदें दिख रही है, इसका कारण है संघनन। क्या है, संघनन। ठीक है, क्योंकि वाष्प का बूंदों में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। दूसरा है गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का उठना। तो ये पानी गर्म हो रहा है, ये कहला रहा है वाष्पन। क्या हो रहा है, वाष्पन। तीसरा, सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। तो ये कहलाता है संघनन, क्योंकि यहाँ भी क्या है, बूंदें या भाप है वो जम रही है। ठीक है, तो ये हो गया संघनन। घ। चौथा, गीले कपड़े से पोंछने के बाद शामपट वो कुछ समय बाद सूख जाता है। सूख जाने का मतलब पानी उड़ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, वाष्पन हो गया। और ड, गरम छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप बनती है। तो वो भाप बनेगी, इसका मतलब वो भी क्या हो रहा है, वाष्पन की क्रिया हो रही है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है। पहला, वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय उपस्थित रहती है। नहीं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल वो मानसून के समय ही उपस्थित हो। ठीक है, तो पहला क्या होगा, बिल्कुल गलत है। दूसरा, जल महासागरों, नदियों, झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। गलत है, जल है वो भूमि से भी वाष्पित होता है। तीसरा, जल के जल वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। घ, जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। नहीं, हमने बात की है कि जो ठंडा होता है या छाया होती है वहाँ भी गर्म वायु वाष्पन करती है। ड, वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाओं में बदल जाती है, बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ ग
और अपना डे, ये दो क्या है सही है, बाकी इसमें गलत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपना हुआ ये 3 प्रश्न। अब जहाँ चौथा प्रश्न आ रहा है कि मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, जल्दी सुखाना चाहते हैं, क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर कार्य में सफलता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, यदि हम इसको किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाते हैं तो हमें वाकई सफलता मिलेगी। कारण है कि वहाँ ये यूनिफॉर्म है वो जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि अंगीठी या हीटर है वो गर्म करता है, आसपास के वायु की मात्रा है वो गर्म हो जाती है, और गर्म मात्रा क्या करेगी, यूनिफॉर्म से वाष्पन की क्रिया को तेज़ कर देगी, जिससे वो जल्दी सूख जाएगा। 5वां प्रश्न, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और उसे मेज़ पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, क्या कारण है? ठीक है, देखिए ठंडी बोतल है या ग्लास है, जो भी हम फ्रिज से निकाल कर बाहर रखते हैं वो क्या करेगा कि आसपास की वायु में जो जलवाष्प है उस जलवाष्प को ठंडी कर देगा, और जलवाष्प ठंड के कारण क्या है, संघनित हो जाती है और उस बोतल या ग्लास के पास इकट्ठी होने लगती है, तो हम जल की छोटी छोटी बूंदें वहाँ देख सकेंगे। 6वां प्रश्न है, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं? देखिए, लेंस पर फूंक मारने पर मुंह से निकलने वाली वायु बाहर की वायु से क्या होती है, ठंडी होती है, और जिसके कारण वो संघनित हो जाती है, और संघनन के कारण हमारे लेंस भीग जाते हैं और उनको लोग साफ करते हैं। 7वां प्रश्न, बादल कैसे बनते हैं? देखो, संघनन की प्रक्रिया लगातार है वो चलती रहती है, क्योंकि भूमि है उससे अलग अलग क्षेत्रों से जलवाष्प उठती है, वो संघनन करती है, बादलों का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ ऊपर जाते हैं वैसे तापमान कम होता जाता है, और ऊपर उठती वायु भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और वो इतनी ऊंचाई पर चली जाती है कि वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो जलवाष्प क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है, संघनित होने लगती है, छोटी छोटी जल कणिका बनाने लगती हैं, और यही जल की बूंदें जल कणिका कहलाती है। और तैरती हुई ये जल कणिकाएँ जब भारी हो जाती हैं तो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है, ज़्यादा भारी होने पर धरती पर पानी के रूप में या बरसात के रूप में आ जाती है। लास्ट प्रश्न है, सूखा कब पड़ता है? देखो, धरती से वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, और इस क्रिया के कारण लगातार ज़मीन से पानी है वो कम होता रहता है। अब इसी प्रक्रिया के अंदर ये काम लगातार चलता है, हर बार चलता है, लगातार चलता है, लेकिन इसके साथ साथ वर्ष 2 वर्ष तक मान लीजिए किसी क्षेत्र में बरसात नहीं होती तो वहाँ की भूमि है उसमें से जल वाष्पीकरण के द्वारा उड़ता रहता है, तो वो सुखा देता है, तो उस क्षेत्र की मृदा क्या होगी, सूख जाएगी, तो तालाब, कुएं आदि है उनका पानी का स्तर घट जाएगा और वो सूख भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वहाँ के भौम जल में कमी हो जाएगी और इस स्थिति के अंदर वहाँ सूखा पड़ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये लेसन पूरा हुआ है। आशा हुआ आपको लेसन पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।